नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हम देख रहे हैं झूठा सच उपन्यास, यह हम देख रहे हैं। इसका हम पंक्ति दर पंक्ति, लाइन टू लाइन अध्ययन कर रहे हैं और वह नेट सेट जेआरएफ की दृष्टिकोण से यह आवश्यक है, क्योंकि आजकल एनटीए रचनाओं के अंदर से प्रश्न पूछ रहा है। कल के वीडियो में हमने देखा था कि गांधी जी कलकत्ते से जो आए थे, वह कलकत्ता पश्चिम पाकिस्तान में शांति स्थापन करना चाहते थे, मगर वह पाकिस्तान में शांति स्थापन करने से पहले सोचते हैं कि पहले हम हमारे भारत देश में हमारे घर का वातावरण शांत करें और फिर वहाँ पाकिस्तान में जाकर शांति का भाषण दें। ऐसा गांधी जी सोच रहे हैं। तो आज की वीडियो में इसके आगे का भाग, लगभग इस उपन्यास के हमने 9 भाग देखे हैं और आज 10वां भाग है। कांग्रेस सरकार ने पूरे नगर में बहुत कड़ा सैनिक नियंत्रण लागू कर दिया था। उपद्रव की शंका होते ही उपद्रवकारियों को गोली चलाकर मार डालने का हुक्म दे दिया गया था। यानी जो कांग्रेसी सरकार थी कांग्रेस की, तो उस समय में जो दंगा फसाद हो रहे थे, तो उसके बंदोबस्त के लिए दंगा फसाद न हो, इसलिए उन्होंने जो सैनिक नियंत्रण है वह पहरेदारी अच्छी तरह से लगवाई थी। फिर भी जो कोई हिंसा करे या दंगा फसाद को खत पानी दे या हिंसात्मक कुछ वर्तन करे, तो उसको तुरंत गोली मार देने की आज्ञा सरकार ने दी गई थी। गढ़वाली और सिख पलटनों को बदलकर दूर दक्षिण की पलटनें दिल्ली में तैनात कर दी गई थी। यह सिपाही उत्तर के हिंदू और मुसलमानों में कोई भेद न कर सकते थे। यानी जो पहले के जो यहाँ सिपाही थे, जो यह भारत पाकिस्तान विभाजन होने से पूर्व के जो भी सिपाही थे, उन सभी सिपाहियों को दूसरी तरफ तैनात किया था। और जो दक्षिण भारत की ओर से दक्षिण भाग के जो सिपाही थे, उनको यहाँ पर तैनात किया था, ड्यूटी पर लगवाया था, क्योंकि वह हिंदू मुसलमानों में कोई भेद नहीं करते थे, समानता के साथ चलते थे। और जो भी पूर्व के जो सैनिक थे, पुलिस थे, जो भी वहाँ पहरे देने वाले सैनिक थे, वह भेदभाव करते थे हिंदू मुस्लिम में, इसलिए उनको कहीं और जगह उनकी ड्यूटी पर भेज दिया गया था। अधिकांश मुसलमान कैंपों में चले गए थे। दिल्ली न छोड़ना चाहने वाले मुसलमानों को उर्दू बाज़ार, अजमेर गेट, हौजा काजी के मोहल्ले में एकत्र करके सुरक्षा के लिए उन्हें कड़े सैनिक पहरे में घेर दिया गया था। यानी जो भी कुछ मुस्लिम लोग थे वहाँ पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन जो भारत छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, भारत देश के अपने मातृभूमि के प्रति जिसके मन में आत्मीयता थी, वहाँ नहीं जाना चाहते, तो वहाँ दिल्ली में ही जो कैंप थे उस कैंप में रहे थे और उनको जो उर्दू बाज़ार नामक स्थान या अजमेर गेट उस मोहल्ले में कैंप में रखा गया था। और उसके कैंप के लिए एक अच्छी सी सैनिकीय पहरेदारी व्यवस्था थी, क्योंकि उसका सुरक्षा हो जाए। स्त्रियां और लड़कियां आवश्यकता के कारण गली बाजारों में आने जाने के लिए विवश थी। परस्पर परिचय न होने के कारण किसी को किसी का लिहाज न था। स्त्रियों से छेड़खानी की जाने पर स्वयं पंजाबियों में ही झगड़े हो जाते थे। कांता कनक कंचन बाहर जाती तो नैयर अथवा राजेंद्र के साथ ही जाती थी। यानी वह उस समय में जो भी बाज़ार से कुछ सामान लाना है तो स्त्रियाँ ही निकलती थी और उसके साथ छेड़खानी भी होती थी। और वहाँ पंजाबी जो थे आपस में लड़ाई करते थे, छेड़छाड़ी। एक दल जो था वह विरोध करता था और एक दल स्त्रियों की छेड़खानी करने के लिए आगे बढ़ता था, तो वहाँ आपस में लड़ते थे। तो वहाँ पंडित जी का जो परिवार है, कांता कनक कंचन, यह जब भी बाहर जाती थी स्त्रियाँ या लड़कियाँ, तो नैयर अथवा राजेंद्र के साथ ही जाती थी। 9 बजे के लगभग घर के लिए कुछ आवश्यक वस्तुएं ले आने और ज़रा घूम आने के लिए कनक कंचन और नैयर बाहर जा रहे थे। यानी एक दिन रात के 9 बजे थे, तो वह घर के कुछ सामान लाने के लिए और थोड़ा सा घूम आने के लिए कनक कंचन और नैयर
बाहर निकलते हैं घर से निकलते ही कनक नयन से बोली, जियाई आप जालंधर जा रहे हैं, आज मेरा काम करा जाइए। यहाँ के बाजारों और रास्तों को जानती नहीं, 2-4 अखबारों में पूछ कर तो देखे। यानी वह कहती है नैयर से, आप तो जालंधर जा ही रहे हो जो वकालत की प्रैक्टिस करने के लिए, तो जाने से पूर्व मैं तो यहाँ का कुछ नहीं जानती, तो जो भी अखबार के छपाई कारखाने या प्रेस है उनसे पूछताछ कीजिए जॉब के लिए। नैयर और कनक सोच रहे थे किन अखबारों के दफ्तर में जाकर बात करना उचित होगा। दिल्ली के पुराने जमे हुए सम्मानित अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी के पत्रों के अतिरिक्त लाहौर के परोपकार और सरदार ने भी एक मास पूर्व दिल्ली से प्रकाशन आरंभ कर दिया था। यानी वह पूछ रहे हैं कि किससे पूछे, जो भी अंग्रेजी और उर्दू के जो छापखाने यहाँ से पहले से ही है, और जो लाहौर के जो परोपकार नामक जो पत्र था या समाचार पत्र था, वह सरदार जी ने मास पूर्व यानी 1 मास पूर्व ही प्रारंभ किया था, तो वह किस छापखाने में जाकर पूछताछ करे, ऐसा वह कह रहे। नैयर ने राय दी, यदि पत्रकारिता को गंभीरता से अपनाना चाहती हो तो मेरी राय में किसी अंग्रेजी के पत्र में काम शुरू करो, चाहे कुछ मास अप्रेंटिस अनैतिक भी रहना पड़े। यानी वह कहता है कि तुम पत्रकारिता में अपना करियर बनाना चाहती हो, नैयर कहता है, तो अंग्रेजी जो वर्तमान पत्र है या अंग्रेजी जो प्रेस है उसमें तुम काम करना प्रारंभ करो, जॉब करना, भले ही पहले प्राइवेट ही क्यों ना हो। कनक ने पूछा, क्यों? फिर नैयर बता रहा है। नैयर ने विचार प्रकट किया, ख्याल है अंग्रेजी पत्रों के दफ्तरों का वातावरण और क्षेत्र कहीं बेहतर होगा। उर्दू के पत्रों का स्तर बहुत निचला लगता है, लेडीज़ के लिए उन लोगों की संगति क्या ठीक होगी। यानी वह कहता है नैयर कि जो अंग्रेजी जो पत्र होते हैं, समाचार पत्र या पत्र पत्रिकाएँ, वह उसका जो स्तर है थोड़ा ऊंचा होता है, और बाकी के जो उर्दू का है वह थोड़ा निचला लगता है, और बाकी के यहाँ के जो लोग होते हैं उनका जो रहन सहन है वह भी ठीक नहीं होता है। नैयर अंग्रेजी में बोला था। कनक ने भी अंग्रेजी में विरोध किया। यानी नैयर ने अंग्रेजी में कहा और उसी अंग्रेजी में कनक ने भी उसका विरोध किया। नॉनसेंस! उन्हें संदेह हुआ। नैयर पूरी को लक्ष्य करके कह रहा था, मैं हो ऐसा नहीं समझती, न मुझे अंग्रेजी पर अधिकार है न उसमें मेरी अभिव्यक्ति है। वह कहती है स्वाभाविक हो सकेगी। वह तर्क करने लगी, क्या अंग्रेजी द्वारा हमारे सर्वसाधारण तक पहुँच हो सकती है? यानी वह कहती है क्या अंग्रेजी भाषा क्या सर्वसामान्य की भाषा है, क्या नहीं हो सकती? सर्वसामान्य लोग अंग्रेजी भाषा बोल नहीं सकते, लेकिन हिंदी हो या अन्य भारतीय भाषा हो वह जनमानस सामान्य लोग जानते थे। आई डोंट नो, लेकिन विकी को अंग्रेजी पत्रों की ही अधिक होती है। नैयर ने अपने विचार का कारण बताया। यानी नैयर बोला तो बिक्री जो है वह अंग्रेजी समाचार पत्रों की अधिक होती है, ऐसा वह बताया। क्षमा कीजिए, कनक ने उत्तर दिया, क्षमा कीजिए, यह तो विदेशी दासता से उत्पन्न विकृत स्थिति है। और कहाँ विक्री भी, यदि सब अंग्रेजी पत्रों को और दूसरी भाषाओं के पत्रों को अलग अलग देखिए तो अंग्रेजी पढ़ने वाले अधिक नहीं होंगे। मुझे तो अपनी भाषा ही गति है, मुझे तो अपनी भाषा ही गति है, तुम जानो। नैयर ने बात समाप्त कर दी। यानी वह कनक कह रही है कि ज़्यादा कुछ नहीं है, अभी अंग्रेजी लोगों को अलग किया जाए और तो अंग्रेजी भाषा समझने वाले या पढ़ने वाले कुछ थोड़े से ही लोग होंगे, और जो अपनी भाषा है, हिंदी भाषा है, वह तो अपने ही लोग पढ़ेंगे और वह अच्छी खासी है। मैं तो अपनी ही भाषा में पत्रकारिता करूंगी, ऐसा नैयर को बता रही है। और नैयर ने ठीक है कह के बात को समाप्त किया। नैयर कनक को सबसे पहले परोपकार के दफ्तर में ले गया। परोपकार के संपादक करमचंद की कशिश से कनक का परिचय लाहौर के पुराने देशभक्त राजनीतिक नेता पंडित गिरधर लाल की पुत्री के रूप में कराया। यानी वह जो नैयर ने कनक को सबसे प्रथम जो परोपकार नामक जो पत्र है या समाचार पत्र है उसमें ऑफिस में ले गया, और उस वहाँ का जो संपादक है करमचंद जी कशिश,
से कनक का परिचय करवाया, जो कहा कि जो कि लाहौर के पुराने देशभक्त यानी लाहौर के थे, और उनके पिताजी जो पंडित जी का नाम गिरिधार गिरिधार लाल की पुत्री के रूप में कराया। याद दिलाया 8-9 मास पूर्व परोपकार के एक साप्ताहिक अंक में कनक की एक कहानी और एक अंक में उसका लेख प्रकाशित हुआ था। यानी वो उन्होंने याद भी दिलाया था कुछ दिनों पहले कनक की उस साप्ताहिक अंक था, परोपकार जो साप्ताहिक अंक निकलता था, उसमें कनक की एक कहानी और कुछ एक लेख भी प्रकाशित हुआ था। कनक की अन्य पत्रों में प्रकाशित रचनाओं का भी उल्लेख किया। उसकी पत्र में काम करने की इच्छा बताई, अवसर और सुझाव के लिए अनुरोध किया। यानी उन्होंने जो कुछ भी अनुभव था पत्रकारिता का कनक का, वह बताया और फिर ज्वाइन करने का या नौकरी दिलाने का अनुरोध किया। कशिश जी ने पंडित जी से पुराना परिचय प्रकट कर कनक से मिल सकने के लिए प्रसन्नता प्रकट की। उसकी रचनाओं की प्रशंसा कर विश्वास दिलाया कि परोपकार उसकी रचनाओं का स्वागत करेगा, उसके लिए क्षेत्र बनाने में सहायता देगा। पंडित जी जैसे आदरणीय व्यक्ति की पुत्री के लिए वे सब कुछ करने के लिए तैयार थे। यानी जो कशिश जी जो परोपकार नामक जो पत्र साप्ताहिक था उसके संपादक थे, वह पंडित जी से पुराना परिचय था, तो वह कनक से मिलकर खुश हुए और वह कहते हैं कि उनकी रचनाओं का भी प्रशंसा करते हैं, और वह आपके जो क्षेत्र है, आपका जो लिखन का क्षेत्र है, उसके लिए हम अवश्य अवसर दे देंगे, ऐसा वह कहते हैं। लेकिन कशिश जी दोनों हाथों के पंजे परस्पर बांधे कोहनियों को मेज पर टिकाकर रहस्य के स्वर में अंग्रेजी में बोले, तुम मेरी भी बेटी ही हो। सच कहता हूँ, पत्रों के दफ्तर शरीफ जादियों के लिए मुनासिब जगह नहीं है। यानी वह कहता है कशिश जी हाथ जोड़कर कि तुम मेरी ही बेटी हो, तुम मुझे भी मेरी बेटी की जैसी हो, लेकिन जो शरीफ लोग होते हैं, वो जो अच्छे लोग होते हैं, उसके लिए वह जो प्रेस होते हैं, यह मुनासिब नहीं जगह यानी अच्छी जगह नहीं है। अपने आदरणीय भाई की बेटी को मैं उसके लिए कभी उत्साहित नहीं करूँगा। यानी वह कहता है कि तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, मैं तो अपने भाई की बेटी को ऐसे कभी उत्साहित नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ का वातावरण माहौल जो होता है वह अच्छा नहीं होता। सब जवान मर्दों में एक लड़की का बैठना क्या उचित होगा। इन दफ्तरों में बहुत लूज डाक, इंटीसेंट जोक्स, अनगर्ल्स प्रलाप और अभद्र परिहास चलते हैं। नॉट फिट फॉर ए रिप्लेसेबल गर्ल। मेरी तो सलाह है, तुम किसी गर्ल स्कूल में या स्त्रियों में कोई दूसरा सामाजिक काम करो। यानी वह कशिश जी कहता है कि वह प्रेस का काम लेडीज़ के लिए अच्छा नहीं, और वहाँ का जो है सभी कुछ जो पुरुष है वह हंसी मजाक उड़ाते हैं, कोई भी जोक करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, और तुम मेरी मानो तो किसी सामाजिक कार्यों में या स्त्री किसी गर्ल्स स्कूल में या महिला कॉलेज या महिला महाविद्यालय में तुम कोई सामाजिक कार्य करो। कशिश जी ने सहसा हाथ मेज पर पटक दिया। मैं तुम्हें एक गुरु बताऊं, आई हैव इन आइडिया। उन्होंने चुटकी बजाई। तुम कैंपों में जाकर रिफ्यूजी स्त्रियों से मिलो, उनकी आप बीती सुनो, और फिर विद ए लीटर इमेजिनेशन कल्पना का पुट देकर उन्हें लिख डालो। मैं खुद उन्हें ज़रा संप्रूव सुधार कर दूंगा। यह है असली काम, टैलेंट, प्रतिभा का। पेपर के स्टैंप का काम क्या है? इट इज़ ऑल रूटीन वर्क। मक्खी पर मक्खी मारने का काम है। हम तुम्हारी जांचें लगातार प्रकाशित करेंगे, विश्वास रखो। यानी जो कशिश जी वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए एक काम है, तुम जो भी कैंप में जो भी शरणार्थी स्त्रियां हैं उनसे मिलो, उनकी जो आप बीती है उनसे सुनो, उनका साक्षात्कार लो, और फिर कल्पना के आधार पर उसको चित्रित करो, लिखो। हम वहाँ चीज़ें प्रकाशित करेंगे, जो कुछ भी तुम लेख लिखोगी वहाँ आप बीती उसको प्रकाशित करेंगे, ऐसा वहाँ कशिश जी कहते हैं। कशिश जी के दफ्तर से बाहर आकर नैयर एक ही शब्द बोला, रोग ठग। यानी वहाँ रोग ठग बोला। मेरे तो मन में आया था कह दो। कनक ने जीजा का समर्थन किया। जहाँ तुम्हारे जैसे लोग हैं वहाँ भल मन साहत कैसे हो सकती है। यानी वह कहता है
कि जहाँ वह लोग हैं वहाँ भले कैसे होंगे। दिल्ली के पुराने पत्रों के दफ्तरों में उत्साहवर्धक अनुभव नहीं हुआ। कहीं 3-4 नौजवान पहले से अनैतिक अप्रेंटिस थे। कहीं काम सीखे सिखाए लोगों के लिए भी जगह न होने पर नए आदमियों को सिखाने का बोझ उठाने की अनिच्छा थी। यानी वहाँ पहले से भी लोग थे, तो वह कोई नया जो है उसको लेने की आवश्यकता नहीं थी। सरदार के दफ्तर में सभी कुछ अवस्थी तौर पर जमा लिए गए जुगाड़ जैसा लग रहा था। कच्चे आंगन में टीन और तिरपाल डालकर छाप के मशीनें चालू कर दी गई थी। यानी सरदार जी ने जो कुछ भी है वहाँ एक थोड़ा सा अपना बिजनेस खड़ा किया था, एक नया नया था। दूसरी मंजिल के एक चौड़े बरामदे में और पीछे के कमरे में 2 छोटी एक बड़ी मामूली तख्ते जोड़कर बना ली गई मेजें रखकर दफ्तर बना लिया गया था। एक कोने में पैकिंग के बक्से पर रखा बिजली का पंखा पूरे जोर से चल रहा था। छोटे मोटे पत्थर, रोटे और लोहे के जंग लगे टुकड़े मेजों पर पेपरवेट के तौर पर पड़े थे। कमरे में दीवार के साथ टेली प्रिंटर कीट 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 चल रहा था। यानी वो सरदार जी ने जो था वह नया नया प्रकाशन प्रारंभ किया था, तो वह उस समय की अवस्था देखकर सब कुछ अस्त व्यस्त लग रहा था। सरदार के स्वामी और संचालक सत्य प्रकाश आसिर दफ्तर में नहीं थे, तो वह दफ्तर में जो संचालक थे सत्य प्रकाश और सरदार वह दफ्तर में नहीं थे, ऑफिस में नहीं थे। नायर ने मेज पर मुखिया की तरह बैठे मुख्य संपादक का काम निबारने वाले सेवाराम चर्क को कनक का परिचय देकर संक्षेप में उसकी इच्छा बताई। यानी वहाँ पर जो मुख्य संपादक थे उनसे बात कर कर कनक का संपादक और कनक का परिचय दिया और जो कोई भी काम करने की जॉब करने की इच्छा है वहाँ बताई। कामकाजी प्रौढ़ चरख भी काम में विघ्न पड़ने से सामने जवान लड़की को देखकर भी प्रसन्न नहीं हुए। यानी वो जो काम का जो तनाव है वह देखकर सामने सुंदर स्त्री को देखकर कनक को देखकर खुश भी नहीं हुए। उन्होंने नैयर और कनक को बैठ जाने के लिए नहीं कहा, खाली कुर्सियों के लिए स्थान भी न था। चर्च जी ने होल्डर हाथ में लिए नैयर की बात सुनी। होल्डर को दवात में खड़ा कर अपने लटकते होठों से रेंगने के स्वर में बोले, हाँ हाँ ठीक है, पर हमारे तो अपने पुराने आदमियों के लिए भी जगह नहीं है। अकबर का काम तो अक्सर रात में होता है। लड़कियां साहब आ रहे हैं, एक चपरासी ने सूचना दी। यानी वह बोलता है कि हमने तो हमारे पुराने आदमी को भी निकाल दिया है, उनके लिए ही जगह नहीं है, और अखबार का काम तो रात को ही होता है, उसमें वह स्त्रियाँ लड़कियाँ कैसे काम करेगी, ऐसा वह कहता है। तभी वो एक नौकर बताता है कि साहब आ रहे हैं। खद्दर का बरखाक सफ़ेद टीला कुर्ता, चूड़ीदार पायजामा और नोकदार गांधी टोपी पहने, धूप का चश्मा लगाए एक सुडौल पुष्ट जवान को देखकर 55 वर्ष के चरख जी और काम करते दूसरे सब लोग उठ खड़े हुए। यानी वहाँ पर जो बड़े साहब आने पर जो उन्होंने खादी का जो भी था वह खादी का पहना हुआ था और गांधी टोपी पहनी थी, चश्मा लगाया था, और वहाँ आने के बाद सब कुछ उठकर खड़े हुए उनका आदर करने लगे। साहब ऊपर का तंग जगह में किसी चीज़ में छू जाने से बेचते हुए कमरे के बाहर बरामदे की ओर जा रहे थे। यानी वह किसी दूसरे कमरे में बरामदे की तरफ जा रहे थे। उन्होंने नैयर और कनक की ओर ध्यान दिया। काले चश्मे के कारण आंखों का भाव प्रकट नहीं था। नैयर ने उन्हें नमस्कार कर मुस्कुराहट से अंग्रेजी में पूछ लिया, मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? तो वह काला चश्मा पहने हुए थे। उन्होंने कनक और नैयर को देखा, लेकिन चश्मे के अंदर से आंखों का भाव दिखाई नहीं दिया। तो वह नैयर कहता है कि मैं आपको 1 मिनट बात कर सकता हूँ। साहब कनक की ओर देखकर ठिठके अंग्रेजी में उत्तर दिया, निश्चय 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 निश्चय, मेरे कमरे में आ जाइए। यानी वह साहब कहते कि ठीक है, मैं आपसे बात करूँगा, मेरे कमरे में आइए। ऊपर की मंजिल में छोटे से आंगन के दोनों ओर 2 कमरे थे। एक कमरे में 2 व्यक्ति के मेज पर काम कर रहे थे। दूसरे कमरे में दरवाजे पर पर्दा लगी चीख टंकी हुई थी। चीख के साथ छोटी पट्टियाँ पर लिखा था, MP आसिर,
एंटीटर डायरेक्टर, यानी वहाँ पर जो छोटे 2 कमरे थे उसमें अपने अपने प्रेस के काम चल रहे थे। चपरासी ने आगे बढ़कर चीख उठा दी, असील ने कनक और नैयर को मार्ग दिए, आइए। यानी वहाँ चपरासी ने जो भी चीख थी वह उठाकर उनको आगे जाने के लिए मार्ग दिया, कनक और नैयर को। छोटे कमरे के फर्श पर दरी थी, एक कोने में नए ढंग की पॉलिश से चमकती जरा दराजदार मेज, 3 पटिया कुर्सियाँ, शेष भाग में 4 छोटी आराम कुर्सियाँ और बीच में नोचो गोल मेज था। यानी वहाँ पर बैठने के लिए जगह थी, कुर्सी थी एक छोटे से कमरे में और एक गोल मेज था। असील ने अपने हाथ में लिए कागज मैनेजर साहब को दे आने का आदेश चपरासी को दे दिया और नैयर और कनक का अभिप्राय जानना चाहा। तो वहाँ जो भी कागज थे वह नौकर के हाथ मैनेजर को देने के लिए कहे और वह कनक का और नैयर का विचार क्या है, बात क्या है, जाननी चाहिए। नैयर ने विस्तार से पंडित जी का और कनक का परिचय दिया, संक्षेप में अपना भी, और मुस्कान से कनक की पत्र में काम करने की इच्छा बात कह दी। यानी नैयर ने पंडित जी का परिचय दिया, कनक का परिचय दिया और खुद का भी संक्षेप में परिचय देकर कनक का पत्रकारिता में काम करने का, जॉब करने की इच्छा बताई। आसिर ने कनक की योग्यता और उसके लाहौर के जीवन के संबंध में पूछा, याद दिलाया अब शायद 42-43 के आंदोलन में भी भाग ले रही थी। दरअसल हम ही लोग तो सब कुछ कर रहे थे। वे कुछ देर मौन रहे। चश्मा उतारने पर उनके भरे हुए चेहरे पर छोटी जान पड़ने वाली आंखों की तीव्रता प्रकट हुई। कनक को उसकी विचारपूर्ण मुद्रा से भरोसा हुआ। यानी वह कहते हैं कि आप लाहौर में 1942 या 1943 में जब आंदोलन हो रहा था उसमें भी आप भाग ले रही थी, लेकिन वह काम हम ही कर रहे थे। तो वह उन्होंने चश्मा उतारा और पूछने लगे, तो वह कुछ उसकी आंखों में, चेहरे की मुद्रा पर कुछ भरोसा हुआ। आसिर खूब सोच कर अंग्रेजी में बोला, पत्र के काम ने तो बहुत सी बाजी आती है, न्यूज़ एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, कॉलम्स, एडिटोरियल। सच बात तो यह है कि यदि प्रूफ रीडिंग, न्यूज़ सिलेक्शन और एडिटिंग, ट्रांसलेशन तक रहना चाहती है तो जगह मुश्किल है। यानी उन्होंने कहा उस असीर साहब ने कहा कि इस यानी एडिटिंग, जो न्यूज़ बनाना, न्यूज़ सेलेक्ट करना, प्रूफ रीडिंग, ट्रांसलेशन ऐसे काम चाहती है तो इसकी जगह मिलना, इस पर काम मिलना मुश्किल है। यह काम सीखे हुए बीसीओ बेकार फिर रहे हैं। यानी ऐसे काम करने वाले बहुत से लोग बेकार फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। उसका लाभ भी क्या है? अगर उत्साह है और टैलेंट है, खैर आप तो फिक्शन राइटर है, पर इन कामों में आपकी टैलेंट समाप्त हो जाएगी। इन कामों में फंसेगी तो इनके लायक रह जाएगी। मुझसे तो पिताजी ने यह सब का अनुभव के लिए करवाए थे। यानी वह कहता है कि आपके पास तो लिखने का टैलेंट है, इसमें यदि आओगी तो आपका टैलेंट आप भूल जाओगी। याद रखिए, जर्नलिस्ट की टैलेंट का फील्ड अखबार का दफ्तर नहीं है। असली फील्ड तो बाहर है। असली चीज़ तो है स्थिर को गहराई से देख सकना, बात तो ग्राफ करना पड़ता और फिर बात कहने का ढंग, खबर बनाना, ओपिनियन पैदा करना। अगर वह करना चाहती है तो करिए। संसार प्रसिद्ध पत्रकारों में से मेरा मतलब है गुंतर फिरश, यहरपोला, हिक्स, इकबाल, इनमें से कौन पत्रों की नौकरी करता है? यह लोग दफ्तरों में बैठ जाए तो समाप्त हो जाए। आमिर ने सिगरेट का टीन खोलकर पहले कनक की ओर बढ़ाया और शौक करती है। यानी वह कहता है कि यदि जर्नलिस्ट का काम या पत्रकारिता का जो जॉब है वह अंदर ऑफिस में न होकर बाहर ही है, बाहर का जो है वह बताता है। ऐसे बोलते बोलते उसने जो सिगरेट का जो बॉक्स था वह खोलकर कनक की ओर बढ़ाया। धन्यवाद, मैं स्मोक नहीं करती। कनक ने कहा कि धन्यवाद, मैं स्मोक नहीं करती, यानी मैं सिगरेट नहीं पीती। आसिर ने एक सिगरेट नैयर को देकर एक सोई लगा ली। तो वह
आसिर साहब ने जो नैयर है उसका जो स्वयं एक आसिर ने स्वयं एक ये सिगरेट ली और नैयर को दी और देकर सुलगाई। मैं ऐसा ही काम करना चाहती हूँ, आप अवसर दीजिए, सुझाव भी दीजिए, कनक ने अनुरोध किया। तो वह कनक कहती है कि मैं तो ऐसा ही काम करूंगी, आप अवसर दीजिए, अनुरोध किया। आसिर ने 2 कश लेकर स्वीकृति का संकेत किया। जरूर, मैं जरूर सहायता करूंगा। यह तो बहुत अच्छा अवसर है, नित्य ही घटनाएं हो रही है, समस्या ही है। गांधी जी यहाँ है, इसलिए अखबारों का केंद्र यहाँ ही है। आपकी तरह सम्मानित स्थिति की सुंघट नवयुवती की पहुँच सुविधा से सब जगह हो सकती है। यानी वह कहता है कि गांधी जी तो यहीं पर है, तो यह अखबारों का प्रकाशित होने का जो केंद्र है तो यही है, तो मैं आपकी अवश्य मदद करूंगा। आपकी तरह सम्मानित स्थिति की, यानी आपकी तरह जो नवयुवती है वह काम करने की इच्छा है, आपको मैं अवश्य मदद करूंगा। मैं आपको सरदार के प्रतिनिधि का कार्ड दे दूंगा, आप जो देखे और भाप सके उसे लिखिए। शरणार्थियों की समस्या भी है, हो सकता है पहले आपके लिखे में परिवर्तन और काट छांट की आवश्यकता हो, उसके लिए मैं हाजिर हूँ, मिस्टर चरख है। यानी वह कहता है कि आपने जो आप वह कहता है कि आपके पास जो भी लिखा हुआ है उसको काट छाट या सुधार करना पड़ेगा, मैं आपको अवश्य मदद करूंगा, ऐसा वह कहता है। कनक नैयर के साथ सरदार के दफ्तर से लौटी तो मन में उत्साह था। नैयर ने भी उत्साह बढ़ाया। यह आदमी यदि अवसर और सहायता देता रहे तो तुम्हें लाभ हो सकता है। यानी वहाँ से लौटने के बाद उन्हें आया कि यह आदमी यदि सहायता करता है तो सच में आपको मदद मिल सकती है। कनक ने कश्मीरी गेट पर किताबों की बड़ी दुकान से पुस्तक खरीद ली, राइटिंग फॉर फ्रेश फिटिंग, ऐसा कहकर वहाँ आगे चल गए।